गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया हमारा चल रहा था। 1959-60 तक हमने डिस्कस करा था। 7 एसोसिएट बैंक हमने डिस्कस करा था एसबीआई के, 7 एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे इंडिया में। तो प्रिंसली स्टेट्स में जो राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, उनके 7 जो बड़े बड़े बैंक थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ गए। तो वो एसबीआई के साथ अटैच हो गए सारे के सारे, ठीक है। फिर 1969 में 14 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, बैंकिंग सेक्टर में ड्रास्टिक चेंज हुआ 1969 में। 14 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। इसका मीनिंग क्या है कि प्राइवेट बैंक नेशनलाइज में 1969 की जो सिचुएशन थी उस समय अगर हम समझें तो गवर्नमेंट बैंक के नाम पे एक बैंक था एसबीआई, और बाकी जो 7 एसोसिएट बैंक थे वो एसबीआई उन्हें गवर्न कर रहा था, उन्हें चला रहा था, ठीक है। उसके अलावा जितने भी बैंक थे सारे प्राइवेट बैंक थे। और 1969 तक प्राइवेट बैंक की मार्केट कैपिटल काफी बढ़ चुकी थी, और खासकर सिटीज में प्राइवेट बैंक का डेंसिफिकेशन काफी ज्यादा हो गया था, और वो काफी मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे। और 1969 में हमें ये भी समझना है कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 56 का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था? एग्रीकल्चर, बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान आया हमारा 1956 टू 61, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रीज पे ज्यादा जोर दिया। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आया, 5 ईयर प्लान 1961 टू 66। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था ये किस हिसाब से बना था? इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमें जोर देना था और इंडस्ट्रीज के ऊपर भी जोर देना था। लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। उसके पीछे रीज़न था क्योंकि इस बीच 1962 में इंडिया चाइना वॉर भी हुआ था, और 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ था। उसके अलावा 1966 में एक बहुत बड़ी फेमाइन भी आई थी इंडिया में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो हमारे सारे जो रिसोर्सेज थे जो कि 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए खर्च होने थे, वो सारे रिसोर्सेज डाइवर्ट हो गए नेशनल सिक्योरिटी में, क्योंकि 1962 का इंडिया चाइना वॉर हो गया था, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, बाकी फेमाइन से लड़ने में रिसोर्सेज खर्च हो गए। तो 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो पाए, तो 5 ईयर प्लान बेसिकली फेल हो गया था, थर्ड वाला। अब 1966 के बाद जब 5 ईयर प्लान बनाना था इससे आगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फंड्स नहीं थे, क्योंकि कोई भी प्लान अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए आपकी जेब में पैसा भी होना चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाते हैं, घूमने जाना है, गोवा जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपकी प्लान बनाने के साथ साथ आपके पास जेब में पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा डालना है। तो 5 ईयर प्लान भी सेम ऐसे ही होते हैं। 5 ईयर प्लान बनाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा भी पंप करना होता है। तो अगला 5 ईयर प्लान बनाना था तो पैसा भी पंप करना था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा था ही नहीं, क्योंकि उस समय 2 वॉर हुए थे, फेमाइन भी थी। तो जब पैसा था नहीं तो 5 ईयर प्लान बना ही नहीं चौथा। तो 1966 से 69 प्लान गैप हो गया। प्लान गैप, छोटे छोटे ईयरली प्लान बने और प्लान गैप हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा नहीं था, हालत खराब थी इकोनॉमी की। अब जब फोर्थ 5 ईयर प्लान बना, अच्छा आपको यह भी समझना है कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे। देखिए 1947 से 1964 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1964 से 1965 लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, और 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये जो हमारा 5 ईयर प्लान था 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, और उस समय प्लान गैप स्टार्ट हुआ, ठीक है। और क्योंकि पैसा था नहीं तो कोई 5 ईयर प्लान बना दी, लेकिन 1969 में जब 5 ईयर प्लान बनाया इंदिरा सरकार ने, तो अब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा भी चाहिए और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर का कॉपरेशन भी चाहिए। लेकिन उस समय बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो सरकारी बैंक के नाम पे एसबीआई और 7 एसोसिएट बैंक थे, और बाकी सब प्राइवेट बैंक थे, तो उनकी मार्केट कैपिटल काफी बढ़ चुकी थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा,
1969 में जब फोर्थ 5 ईयर प्लान आया 1969 से 74, तो उस समय क्या करा, 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज्ड करा ताकि 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। और ये जो प्राइवेट बैंक थे उनको सरकारी बना दिया, और फिर ये सरकारी बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फोर्थ 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन भाई, ये बहुत बोल्ड स्टेप था जो इंदिरा गांधी ने लिया था 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज करने का। और ऑब्जेक्टिव क्या था बैंकिंग नेशनलाइजेशन से, इससे क्या फायदा होता, तो आपको ये भी समझना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नेशनलाइजेशन के 1969 में जो 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज करा। एक तो लोगों का कॉन्फिडेंस बैंकिंग इंडस्ट्री में इंक्रीज करना था। नंबर 1, टू इंक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री। पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री, इन बैंकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर उस समय ज़्यादा भरोसा करते थे, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कम। आज की डेट में भी अगर हम देखें तो आज भी हम देखते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर पब्लिक का थोड़ा ज़्यादा भरोसा रहता है, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कम। जैसे बैंकिंग के कंटेक्स्ट में देखें, कुछ अलग अलग कंटेक्स्ट में अगर टेलीकॉम में देखें तो वहाँ पर आज की डेट में प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, और गवर्नमेंट कंपनी BSNL के ऊपर कम भरोसा है। लेकिन हम आज की डेट में बैंकिंग में देखें तो 80% जो बिजनेस है बैंकिंग का वो गवर्नमेंट बैंक्स लेकर जाते हैं। 80% मार्केट का जो बिजनेस है बैंकिंग का, 20% बिजनेस ही केवल प्राइवेट बैंक्स लेकर जा रहे हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक या फॉरेन बैंक जो इंडियन सॉइल में काम कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो बिजनेस है गवर्नमेंट बैंक्स लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक का ज्यादा भरोसा गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर है। तो एक तो प्राइवेट बैंक को जब सरकारी किया गया तो उससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस उन बैंक्स की तरफ इंक्रीज हुआ, लोग बैंक के साथ जुड़ेंगे, अपना अकाउंट खोलेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। तो लोग, क्योंकि लोगों को सबसे पहला काम इकोनॉमी के साथ जोड़ने के लिए लोगों का बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, बैंक में लोगों का अकाउंट खुलेगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। नंबर 2, रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करना है, टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है, अगर इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया का ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट अगर हम देखें तो इंडिया के ईस्ट की तरफ हम देखें कि बिहार है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, अगर इंडिया के ईस्ट की तरफ देखें। और वेस्ट की तरफ देखें, अगर हम बोलें कि भाई नॉर्थ में तो पंजाब है, वेस्ट में राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इंडिया के ईस्ट और वेस्ट स्टेट्स को आप कंपेयर करोगे पर कैपिटा इनकम में, तो वेस्ट के स्टेट्स काफ़ी आगे हैं, ईस्ट के स्टेट्स काफ़ी पुअर कंडीशन में। तो बिहार, झारखंड, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ हो गया, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में आज की डेट में भी देखें, उस समय भी बहुत कंडीशन खराब थी, आज की डेट में भी देखें तो रीजनल इनइक्वालिटी है। वेस्ट के स्टेट्स काफ़ी आगे निकल चुके हैं डेवलपमेंट में ईस्ट से कंपेयर करते हुए, तो ईस्ट के स्टेट्स काफ़ी पीछे रह गए हैं रेस में। तो रीजनल इनइक्वालिटीज़ को भी रिड्यूस करना है, तो बैंकिंग का रोल बहुत होता है इन चीज़ों में। बैंक क्योंकि लोन वगैरह प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए, तो रीजनल इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना है, तो इसलिए भी ज़रूरी था कि प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया जाए। ठीक है, उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट था नेशनलाइजेशन में, कि क्रेडिट का फ्लो हो, टू इंक्रीज क्रेडिट फ्लो इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में लोन की अवेलेबिलिटी बढ़े, रूरल एरिया में बैंक लोन दे। उसके अलावा चौथी प्रॉब्लम ये भी थी कि ये जो बैंक्स थे प्राइवेट बैंक, ये सिटी में कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा थे, रूरल एरिया में नहीं थे, तो सिटी में भी ये बैंक्स होने चाहिए। तो उसके लिए बैंकिंग सेक्टर का एक्सपेंशन जरूरी था, तो ऑब्जेक्टिव ये भी था, एक्सपेंशन ऑफ banks in rural and suburban areas. रूरल एंड सबअर्बन एरियाज, इसका मतलब क्या है? रूरल एरिया तो आपको पता है कि जहां पर रूरल एरिया, सबअर्बन का मतलब है जो ट्रांजिशन की फेज में है, रूरल से अर्बन की तरफ जा रहे हैं। अर्बन मतलब सिटी, रूरल मतलब गांव।
जो गांव से शहर की तरफ कन्वर्ट हो रहा है ट्रांजिशन की फेस में, मतलब काफ़ी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, अभी शहर बना नहीं है और गांव भी इतना ज़्यादा रहा नहीं। तो सब अर्बन एरियाज में भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ पहुंचानी है, रूरल एरिया में भी, कि रूरल एरिया में बैंक ही नहीं थे बेसिकली, तो रूरल एरिया में भी बैंक खुलने चाहिए, तो एक्सपेंशन करना था। उसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, अब ये क्या है ये भी समझ लेते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कंपलसरी हुआ बैंक्स के लिए जब बैंक नेशनलाइज होते हैं, तो यहां पर लिख लेता हूं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। गवर्नमेंट बैंक्स के लिए जरूरी है कि 40% ऑफ देयर नेट क्रेडिट, नेट क्रेडिट इसका मतलब क्या है, बैंक जितना भी लोन दे रहे हैं उसका 40% लोन बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर में देना कंपलसरी है। बैंक अगर 100 करोड़ लोन दे रहे हैं टोटल एक साल में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 करोड़ लोन दिया है तो 100 करोड़ में से 40 करोड़ लोन, 40% 100 करोड़ का 40% 100 करोड़ का 40 करोड़ होगा, तो 40 करोड़ लोन जाना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर में। प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर भारत सरकार ने बोला एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, और रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट है, बेसिकली रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। लोन्स टू वीकर सेक्शन भी है, एक्सपोर्ट असिस्टेंस भी है, एक्सपोर्ट असिस्टेंस भी है। तो ये सब प्रायोरिटी सेक्टर है। प्रायोरिटी सेक्टर क्यों है? बेसिकली बैंक लोन कहाँ देगा? जहां पर बैंक को लगेगा कि रिस्क नहीं है, आप अपनी आप को बैंक की कंडीशन में रखो। आप अगर लोन देने का बिजनेस करते हो तो आप किसको लोन दोगे? जहां पर आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से पैसा वापस आने वाला है। आपके फ्रेंड्स भी आपसे उधार मांगते होंगे तो आपको जहां पर शक होता होगा कि ये वापस नहीं देगा तो आप उसको लोन नहीं दोगे। तो बैंक भी सेम उसी कंडीशन में काम कर रहे होते हैं। बैंक भी ये देखता है कि सामने वाला वापस दे भी सकता है कि नहीं, क्योंकि सामने वाला डिफॉल्टर बनेगा तो बैंक को नुकसान हो जाएगा। तो बैंक क्या करेगा? रिपेइंग कैपेसिटी चेक करेगा, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा इंडिविजुअल की जो लोन ले रहे हैं। तो बैंक जहां पर बैंक को रिस्क लगेगा वहां लोन देगा ही नहीं। तो कहां रिस्क लगेगा? अगर किसान बैंक से लोन लेने के लिए आता है तो बैंक को लगेगा ये तो किसान है बेचारा, बारिश हो गई या सूखा पड़ गया या ओले गिर गए तो फसल खराब हो गई, तो ये कहां से देगा बेचारा, ये तो गरीब है। तो बैंक अवॉइड करेगा किसानों को लोन देना। या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, रूरल एरिया में छोटे मोटे बिजनेस करने हो, किसी को छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना हो, जैसे टोकरी बनाने का काम, खिलौने बनाने का काम, मोमबत्ती बनाने का काम, धूपबत्ती, अगरबत्ती, झाड़ू बनाना, माचिस बनाना, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हैं, पापड़ बनाना, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हैं जो रूरल एरिया में स्टार्ट किए जा सकते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ। तो अब गांव के लोग अगर ऐसा छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक में जाएं लोन लेने के लिए, तो बेचारे गांव वाले वैसे ही गरीब हैं, तो बैंक वाले सोचेंगे इनको लोन देके कोई फायदा नहीं, इनके बस का बिजनेस है नहीं, तो बैंक उनको लोन भी नहीं देगा। तो रूरल एरिया की इकोनॉमी भी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। ओवरऑल रूरल एरिया में जो भी लोन्स होंगे बैंक अवॉइड करेगा कि गरीब लोग हैं वापस नहीं कर पाएंगे। वीकर सेक्शन को भी लोन नहीं देगा, वापस नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्ट असिस्टेंस का मतलब वो वाली कंपनी जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व रहती हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस बहुत वॉलेटाइल है, बहुत टफ है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में जो भी इन्वॉल्व है बैंक उनको भी लोन देना अवॉइड करेगा कि बाई चांस फ्लक्चुएशंस हुआ, डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट या इंटरनेशनल बिजनेस में लॉस हो गया तो फिर वो वापस नहीं कर पाएगा, तो बैंक उनको भी लोन देना अवॉइड करेगा। तो उससे रिजल्ट क्या आएगा ओवरऑल इकोनॉमी में? एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर जाएगा हमारा, क्योंकि बैंक तो लोन देगा नहीं उन्हें। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, फूड ग्रेन इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गेहूं, चावल, दालें सब चीज़ महंगी हो जाएंगी, क्योंकि किसानों को जब लोन नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रूरल एरिया की इकोनॉमी भी जनरेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि गांव के लोगों को तो लोन मिला ही नहीं बिजनेस करने के लिए, तो गांव के लोग सब सिटी की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, रूरल एरिया खाली होंगे, सिटी बढ़ता जाएगा और हमारा पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज है उनको भी लोन नहीं मिलेगा, तो वो भी इंटरनेशनल बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर भी डाउन हो जाएगा। तो ऐसे सेक्टर बहुत सेंसिटिव सेक्टर हैं, इन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। ये गवर्नमेंट्स को फील होता है, इकोनॉमिस्ट्स को फील होता है। तो इसलिए ऐसे सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी करा है
गवर्नमेंट बैंक्स को जितना भी लोन दिया है 40% लोन यहां देना कंपलसरी है, उसमें से भी 18% एग्रीकल्चर में देना कंपलसरी है, ठीक है। और यही चीज अगर हम बात करें तो बैंक्स को 100 करोड़ में से 40 करोड़ लोन यहां पर 18% एग्रीकल्चर में देना कंपलसरी है, बैंक अवॉइड नहीं कर सकता। यही चीज 32% है ऑफ द नेट क्रेडिट फॉर किसके लिए? प्राइवेट बैंक के लिए, प्राइवेट बैंक्स। और यही चीज 75% है फॉर आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, आरआरबीज के लिए, या फॉर हमारा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे स्मॉल फाइनेंस क्या है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 40% का टारगेट पूरा नहीं कर पाए बैंक, 37% ही लोन दे पाए, तो जो रिमेनिंग 3% है वो ट्रांसफर हो जाता है जो नाबार्ड है उसका एक फंड है आरआईडीएफ में, तो आरआईडीएफ में ट्रांसफर हो जाता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, एनी शॉर्टफॉल इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग goes to RIDF, RIDF regulated by NABARD, regulated by NABARD। NABARD क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आरबीआई की सब्सिडियरी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। RIDF क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो बेसिकली नाबार्ड फिर इस पैसे को रूरल एरिया के डेवलपमेंट में ही खर्च करेगा, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें अगर हम बात करें, आगे बढ़े, 1969 में 14 प्राइवेट बैंक नेशनलाइज हुए, फिर 1975 में आरआरबी स्टैब्लिश हुए, रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज वर स्टैब्लिश 1970। उस समय पूरी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। 1975 से 77 हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। इंदिरा गांधी ने जून में इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी, ठीक है, क्योंकि एक केस था जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट वर्डिक्ट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें डिक्लेयर हुआ था कि इंदिरा गांधी फ्रॉड तरीके से इलेक्शन जीती हैं 1975 में। उसके बाद से बवाल चल रहा था, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रही थी और एंटी कांग्रेस वेव थी, भ्रष्ट इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, ऐसे कैंपेन चल रही थी। तो इंदिरा गांधी को लगा चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और जो भी अपोजिशन के लीडर्स थे सबको जेल में डाला, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे सबको जेल में डाला। 2 साल तक इमरजेंसी लगी रही। उसी ड्यूरेशन में रीजनल रूरल बैंक, रूरल एरिया को डेडिकेटेड करते हुए ये बैंक स्टैब्लिश हुए थे। उत्तराखंड में एक आरआरबी है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। यूपी में सबसे ज्यादा आरआरबी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 1975 में स्टैब्लिश हुए थे आरआरबी। फिर 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई, तो इमरजेंसी खत्म होने के बाद इलेक्शंस में और इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई और कांग्रेस पार्टी कई जगह से इलेक्शन हारी। इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण खड़े हुए थे जो इलेक्शन जीते थे। उससे पहले राजनारायण और इंदिरा गांधी के बीच का ही केस था, जिसमें राजनारायण ने आरोप लगाया था 1971 के जनरल इलेक्शन में कि इंदिरा गांधी ने फ्रॉड तरीके से इलेक्शन जीता है। तो उसमें राजनारायण इलेक्शन जीत गए थे, उनके फेवर में इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया था। वही राजनारायण दोबारा खड़े हुए थे जो जीत गए थे इलेक्शन, ठीक है। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, तो 2-2.5 साल जो सरकार रही, खिचड़ी सरकार रही, उस समय सरकार गिर गई। फिर चौधरी चरण सिंह आए, मोरारजी देसाई बने थे 1977 से 79, फिर 79 से 80, मतलब 6 महीने अराउंड चौधरी चरण सिंह रहे, फिर वो भी सरकार गिर गई। फिर इंदिरा गांधी दोबारा से पावर में आ गई 1980 में, और इंदिरा गांधी ने आने के बाद 6 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज करा। 6 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज। ठीक है, तो 14 और 6 टोटल कितने हो गए? 20। ठीक है, टोटल हो गए 20 नेशनलाइज बैंक। फिर उसके बाद 1993 में
1993 में हमारे पास एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया था इन 20 में से, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, वो पीएनबी के साथ मर्ज हो गया क्योंकि वो लॉस में चल रहा था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज्ड विद पीएनबी, मर्ज्ड विद पीएनबी। तो टोटल कितने रह गए? टोटल रह गए 19, 20 से ना 19 रह गए, तो टोटल 19 रह गए, ठीक है। फिर 2004 में आईडीबीआई नेशनलाइज हुआ, आईडीबीआई वाज नेशनलाइज, आईडीबीआई वाज नेशनलाइज, तो टोटल कितने हो गए वापस 20, टोटल हो गए वापस 20, आईडीबीआई नेशनलाइज हुआ, ठीक है। फिर 2008 में आईडीबीआई इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए बना था, फिर ये नॉर्मल बैंकिंग में उतरा, इसकी मार्केट कैपिटल बढ़ी, तो फिर इसे नेशनलाइज किया गया। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र क्या था? एसोसिएट बैंक था एसबीआई का, 7 एसोसिएट बैंक हमने डिस्कस करे थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स वाले बैंक, तो उनमें से एक, 7 में से एक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वाज मर्ज्ड विद एसबीआई, मर्ज्ड विद एसबीआई, एसबीआई के साथ मर्ज हो गया, ठीक है। फिर 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, एक और एसोसिएट बैंक, मर्ज विद एसबीआई, ठीक है। तो वो 5 एसोसिएट बैंक रह गए। नेशनलाइज बैंक टोटल जो हमारे थे वो हमारे 20 ही थे। फिर अगर हम इससे आगे बात करें, 2013 में